हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का 14वां लेक्चर है और इसमें चैप्टर नंबर 5। इससे पहले सेक्शन 55 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो रिलेटेड प्रोविजन जो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड हैं वो भी साथ में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है जिसमें आज पढ़ेंगे वो है आपका सेक्शन नंबर 56 से लेकर के 93 तक के प्रोविजन है इसमें। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 वाला वो भी चैप्टर नंबर 5 ही था, ये वाला जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है। और उसमें जो सेक्शन थे वो सेक्शन 61 से लेकर के 90A तक। तो इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बाद में अमेंडेड किए गए हैं, तो वो सेक्शन जो है उनकी संख्या के आधार पर ये 93 तक है। ठीक है, अब इसमें क्या है जो इससे पहले जो चैप्टर 4 हम पढ़े थे ओरल एविडेंस के बारे में, ओरल एविडेंस के बारे में, और ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें पढ़नी है। एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो किस तरीके से साबित किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कौन कौन से जो है वो प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे और कौन से सेकेंडरी एविडेंस माने जाएंगे, और किस तरह से डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई प्रूफ जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके रिलेटेड प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो चूंकि डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होता है ना वो सबसे सर्वोत्तम यानी बेस्ट इन द बेस्ट जो एविडेंस माना जाता है। तो यहां पर जो सबसे पहले सेक्शन है वो बात करती है सेक्शन 56 और ये कोरिलेटेड है आपकी सेक्शन 61 से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो 62 की जो 61 सेक्शन है। ये बात करती है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का जो सबूत है। अंतर्वस्तु बोलते हैं कंटेंट जो होती है डॉक्यूमेंट में, जो भी बातें लिखी हुई होती हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उसमें लिखे हुए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बातें लिखी हो वो कंटेंट हो गया, और उसके संबंध में उस कंटेंट के बारे में प्रूफ देना है कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। ठीक, तो दस्तावेज के कंटेंट का प्रूफ देना है। तो यहां पर ये कह रहा है कि दस्तावेजों की कंटेंट को या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा ही साबित किया जा सकता है ना। साबित किया जा सकता है का मतलब उस कंटेंट के संबंध में या तो प्राइमरी एविडेंस को पेश किया जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस को पेश किया जाएगा। इसने यहाँ पे एक जनरल रूल बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसका बीएसए का जो सेक्शन 59 है, सेक्शन 59 ये कहता है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवाय जो भी एविडेंस पेश किया जाएगा, मतलब द्वितीयक साक्ष्य की जब तक, सेकेंडरी एविडेंस की जब तक सर्कमस्टेंसेस नहीं आती हैं तब तक दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं, दोनों सेक्शंस कोरिलेटेड हैं, सेक्शन 56 और सेक्शन 59। यहां पर बात करता है कि जो डॉक्यूमेंट की कंटेंट है उसको या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। साबित किया जा सकता है का मतलब है कोर्ट में उसके संबंध में एविडेंस पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन 56 है और 57 है, ये दोनों सेक्शन जो है वो डिफाइन करती हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस को। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एविडेंस है वो क्या होता है, सेक्शन 57 जो कि 62 से कोरिलेट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस से न्यायालय के निरीक्षण, निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, उसकी देखने के लिए, तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया डॉक्यूमेंट वो अपने आप में जो है प्राइमरी एविडेंस होता है। ये इसमें सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कोर्ट के समक्ष में इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो प्राइमरी एविडेंस है ना। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहां पर प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। देखो, प्राइमरी एविडेंस में 4-5 चीजें नहीं है। प्राइमरी एविडेंस में यही डेफिनेशन या कहिए यही प्राइमरी एविडेंस है। बाकी जो प्राइमरी एविडेंस के संबंध में वो
एक्सप्लेन किए गए हैं कि वो प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से और हो सकते हैं। ठीक है ना, जो एक्सप्लेनेशन में वो यही बात कहेंगे कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए उनमें से पेश किया जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, वो प्राइमरी एविडेंस होगा। अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं न्यायालय के निरीक्षण के लिए, जैसे कि जमीन की जब आप रजिस्ट्री कराते हो, ठीक है ना, जमीन की रजिस्ट्री कराते हो तो जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं वो आपको पेश करने होंगे, तो वहां पर वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि उसी से ही न्यायालय निरीक्षण करके देखेगा कि ये बात सही है या नहीं है, यानी जमीन किसके नाम पर है, पोजीशन किसके नाम पर है, या फिर मतलब ओनरशिप किसके नाम पर है। तो वो चीज डॉक्यूमेंट के आधार पर ही देखी जा सकती है, और डॉक्यूमेंट वही पेश करने होंगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, और ऐसे ही मान के चलो किसी ने किसी व्यक्ति से डेट लिया है, यानी ऋण लिया है, बोरो किया, किसी से उधार ले लिया है। ठीक है ना, तो वो जो उधार लिया है उसकी लिखित में जो रसीद होगी, उसकी रिसिप्ट जो होती है वो उसमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कोई मॉर्गेज करता है, बंधक करता है तो मॉर्गेज डीड होती है, सेल करता है तो सेल डीड के डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, कोई वसीयत करता है तो वसीयत के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही दिखाने पड़ेंगे, वही प्राइमरी एविडेंस होगा। तो यहां पर ये बात हो गई। अब बात आती है यहां पर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो कह रहा है, बात तो इसमें ये वही है कि कोर्ट के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश करने होंगे, लेकिन यहाँ पे उस प्राइमरी एविडेंस को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। यानी कोई डॉक्यूमेंट है और वो अनेक पार्ट में, सेवरल पार्ट्स में बनाया गया है। ठीक है, निष्पादित है, यहां पर एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट का मतलब है कि उस पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं। ठीक है ना, सील वगैरह अगर है, मुद्रा वगैरह अगर लगानी है तो सील वगैरह लगी हुई है, या किसी के थंब इंप्रेशन लगने हैं उस पे तो उनको थंब इंप्रेशन लगा दिया गया है उस पर। ठीक है ना, थंब इंप्रेशन लगा दिए गए हैं। और कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों यानी कई ओरिजिनल कॉपी में उसको बना दिया गया है। अब कई ओरिजिनल कॉपी में का मतलब ये है कि जैसे ए और बी दो नमक व्यक्ति हैं, दो, और इन्होंने दो कॉपी में 2 कॉपीज इसकी कॉन्ट्रैक्ट की बनी है, और दोनों कॉपी पर उन्होंने क्या कर दिया है? सिग्नेचर कर दिया, सील कर दिया, यानी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हर एक मूल प्रति यानी हर कॉपी उसकी, क्योंकि 2 कॉपी में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और दोनों कॉपी पर साइन किए हैं, तो वो दोनों उसमें से हर कॉपी क्या रहेगी? वो प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट ने ये कहा। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में भी होता है तो पार्टनरशिप में करते हैं। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है? 2 यहां पर ये कह रहा है, एक्चुअली ये जब हम सेक्शन 62 पढ़ते हैं तो 62 में एक्सप्लेनेशन नंबर जो फर्स्ट है ना, उसका सेकंड पैरा जो है, पैरा नंबर जो सेकंड है वो यहां पर एक्सप्लेनेशन बना दिया गया है सेकंड के नाम से। ठीक है, वहां वो पैरा था 62 में, तो अब यहां पर 57 में ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बना दिया है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि जहां पे कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट प्रतिलेख में निष्पादित है, तो निष्पादित का मतलब तो आप यही समझना कि उन्होंने साइन कर दिए हैं, उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और प्रतिलेख का मतलब यहां पर क्या हो गया? काउंटर पार्ट का मतलब है कई हिस्सों में या कई भागों में, आप कुछ भी कह सकते हो, कई हिस्सों में या कई भागों में उसको एग्जीक्यूट किया गया है, निष्पादित किया गया है। और हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार, मतलब कई पक्षकार हैं और उनमें से या तो केवल एक पक्षकार, या फिर अगर 5 हैं तो 5 में से केवल एक पक्षकार, या फिर 5 में से 2 या 3 पक्षकार के द्वारा उस पर निष्पादित यानी साइन कर दिए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट पर। तो वहां हर एक काउंटर पार्ट, ठीक है, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, यानी जिन्होंने अपने अपने साइन कर दिए हैं, तो उन
पक्षकार के विरुद्ध, उन पार्टीज के विरुद्ध वो क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। जिसने साइन नहीं किए उनके उनके अगेंस्ट में नहीं माना जाएगा, जिसने साइन किए हैं उनके अगेंस्ट में वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन 2 को आप यहां पर 58 में जो सेकंड एविडेंस बताते हैं, तो वहां पर सेकंडरी एविडेंस में वहां पर यही एक्सप्लेनेशन वहां पर नेगेटिव में आता है कि जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है। ठीक है ना, यहां पर है उन हर काउंटर पार्ट उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, यानी एग्जीक्यूशन किया है। तो यहां पर जैसे कोई मान के चलो यहां पर चिट्ठी किसी ने लिखी है, तो एक तरफ से चिट्ठी लिखी किसी ने, अब चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है, कोई पत्र लिखा है, कोई लेटर लिखा गया है। अब लेटर चाहे वो ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, या कोई क्रिमिनल यानी धमकी भरा कोई लेटर हो, अब वो धमकी भरे लेटर में उसने साइन कर दिए हैं, तो ये एक पक्षकार है या दो पक्षकार हैं उधर से, तो उनमें से इसने अपने लेटर पे साइन कर दिए और यहाँ पर जो है उसको भेजा है। या फिर उधार का हिसाब किताब होता है, ठीक है ना, उधार किसी से लिया जाता है, तो उनमें से जो उधार देने वाला होता है, मान के चलो उसने लिखा है, तो उसके विरुद्ध होंगे, है ना, उसके विरुद्ध वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही पार्टनरशिप में मान के चलो या कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो जैसे कई उसमें जो है कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में लिखा जाता है और हर हिस्से पर अपने अपने हिस्से पर जिस पार्टीज ने उसको बनाया है, अपने अपने उनके डॉक्यूमेंट हैं, तो हर पार्टी ने उस पर हस्ताक्षर वहां पर कर दिए हैं। ठीक है, अब हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो जिस पक्षकार ने हस्ताक्षर किए हैं उस पक्षकार के लिए उसका जो सिग्नेचर है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बात आती है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जहां की अनेक डॉक्यूमेंट एक रूपात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है यहां पर, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। ठीक है, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब क्या है अब यहाँ पे, ये तो इंग्लिश मीनिंग हो गया। वन यूनिफॉर्म प्रोसेस का मतलब है कोई भी प्रिंटिंग मशीन है, उस प्रिंटिंग मशीन के द्वारा, या जैसे हम करते हैं लिथोग्राफी जो होता है, लिथोग्राफी होता है, फोटोग्राफी होता है, ठीक है ना, इनके द्वारा यानी अनेक डॉक्यूमेंट एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिया है प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटो चित्रण यानी फोटोग्राफी। तो वहां उनमें से हर एक कॉपी, जैसे वो प्रिंटिंग से निकल के आई हैं, अब प्रिंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बुक्स छपती हैं, मैगजीन छपती हैं, जर्नल्स छपते हैं, रिपोर्ट्स छपती हैं, है ना, तो वहां पर हर एक शेष सब की, तो शेष सब की अंतर वस्तु का प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर वस्तु, मूल मतलब जो ओरिजिनल है उसकी कंटेंट का वो प्राइमरी एविडेंस होगा। जैसे किसी टीचर पेपर बना के देते हैं, क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर जो बना के देते हैं वो ओरिजिनल है वहां पर, लेकिन उससे जो प्रिंटिंग प्रेस से लाखों क्वेश्चन पेपर जब छपते हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को ही कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन आंसर की पे जब चैलेंज करते हैं तो वो वहां पर प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर वहां पर देखा जाए तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है, अगर वहां उसका वो प्राइमरी एविडेंस नहीं रहेगा, है ना, तो ये यहां से क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर के बाद में यहां पर फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4। तो ये जो 3 एक्सप्लेनेशन है इसमें, उसके बाद जो यहां पर 4 एक्सप्लेनेशन है, 4,
5, 6 और 7, ये जो 4 एक्सप्लेनेशन है, ये चारों एक्सप्लेनेशन नए जोड़े गए हैं। ठीक है, चारों एक्सप्लेनेशन जो है वो नए जोड़े गए हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्शन हम 57 पढ़ रहे हैं तो 61 जो सेक्शन है वो न्यू जोड़ी गई है, और 61 जो न्यू जोड़ी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करती है। तो इसी से रिलेटेड यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये यहां पर जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है वो क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए या स्टोर किया जाए, ठीक है, और ऐसा स्टोरेज एक साथ या फिर पश्चातवर्ती रूप में अनेक फाइलों में किया जाता है, तो वहां पर हर फाइल अपने आप में क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो है वो समझनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की यहां पर जो बात आई है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एक है डिजिटल रिकॉर्ड। डिजिटल रिकॉर्ड, देखो डिजिटल रिकॉर्ड, अब इसमें पहले इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 था उसमें यूज नहीं हुआ था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका यूज किया गया है जगह जगह, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज किया जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो तकनीकी रूप से जो है यूज किया जाता है किसी एक्ट में, अब ये अमेंडेड करके अब जो नए कानून आ रहा है उसमें डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जैसे आईटी एक्ट है तो उसमें डेफिनेशन दी हुई है आईटी एक्ट में, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है कि इसके अंतर्गत में कोई भी डाटा आ सकता है, कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो आ सकती है, इमेज वगैरह जो है वो आ सकती हैं, साउंड वगैरह जो है वो आ सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको स्टोर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो बनाया जाता है रिकॉर्ड वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, इसमें आप शामिल कर सकते हो यहां पर जैसे कोई भी कंप्यूटर में सेव फाइल होती है, ठीक है ना, कंप्यूटर में सेव फाइल जो होती हैं वो होती हैं ईमेल वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, व्हाट्सएप चैट हो गया, मोबाइल में जो भी एसएमएस है, सीसीटीवी फुटेज है ना, कंप्यूटर का प्रिंट आउट, स्कैन से जो भी कॉपी निकाली जाती है, ठीक है ना, स्कैन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आती हैं। लेकिन जो यहां पर डिजिटल रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड का मतलब है कि डिजिटली फॉर्म में डाटा जो है वो रहता है, और यहां पर जो डाटा है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे डिजिटल इमेज है, जैसे हम इमेज वगैरह में देखते हैं ना, जेपीजी इमेज है, जेपीईजी है, पीएनजी है। डिजिटली ऑडियो जो भी है, MP3 हो गया, है ना। डिजिटल वीडियो में डिजिटल डाटा वगैरह जो भी रहेगा, जैसे बाइनरी डिजिटल डाटा जो 0 और 1 का जो यूज करके जो बनता है, तो
जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही बनता है। डिफरेंस क्या रहता है इसमें? डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो अपने आप में डिजिटल रिकॉर्ड है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो डिजिटल रिकॉर्ड हो। ठीक है ना? तो हर डिजिटल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड हो गए। अब जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे आप देखते हो कि कोई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई कोई वीडियो। ठीक है? तो जो रिकॉर्ड हुआ वीडियो है वो डिजिटल रिकॉर्ड है, लेकिन जैसे ही उसको निकाल के और आप एविडेंस के रूप में वहां पर पेश करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है। और दूसरा यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में भेजा जाता है तो वहां इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसकी सेक्शन 65B वो पढ़ते हैं हम। तो वहां पर 65B में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है, और जो BSA है उसमें ये सेक्शन 63 में है। ठीक है? तो वहां पर ये बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम कोर्ट में पेश करते हैं एविडेंस के रूप में, तो वहां पर एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कि ये जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से बनाया गया है। ठीक है? तो 65B यानी 63 सेक्शन जो है वो इस बारे में बताती है कि एक सर्टिफिकेट भी साथ में अथॉरिटी के द्वारा उस पर दिया जाता है। ठीक है? कि ये जैसे व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट वहां से आप स्क्रीनशॉट ही तो निकालते हो, स्क्रीनशॉट निकाल के फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हो। तो जब तक वो व्हाट्सएप उसमें है तब तक तो वो क्या है, डिजिटल हो गया। लेकिन जैसे ही उसको प्रिंट आउट करके वहां पे निकाल लिया, फिर उसके साथ में एक सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, तब जाके वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कहता है। तो 4 ने यही कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है, अब वो बनाया गया है या फिर वो मोबाइल में आपके में है, स्टोर है, और जो स्टोर है जब वो आपके मोबाइल में, तो वो एक साथ में या फिर पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया जाता है। ठीक है? स्टोरेज आपकी मतलब वो ये है कि कई कॉपी हैं, बहुत सारी आपकी कॉपी हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, है ना, वो हैं। तो उनमें से हर वीडियो, हर कॉपी क्या रहेगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या कहता है? 5 ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड किसी प्रॉपर कस्टडी में है और वहां से उसको पेश किया जाता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड वहां पर क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा, जब तक कि उसकी प्रॉपर कस्टडी जो है वहां पर क्या ना हो, उसके संबंध में विवाद ना हो, या प्राइमरी एविडेंस के संबंध में जब तक विवाद ना हो तब तक वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है? उसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कहता है कि जब किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, किसी के मतलब इसमें हम पढ़ते हैं ना बहुत सारे कि वायरल वीडियो हो गया, MMS बना लिया, इस तरह से, तो जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को वो ट्रांसमिटेड किया जाता है, ठीक है, या प्रसारित यानी उसको चलाया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, उसको किसी और के मोबाइल पे भेज दिया या टीवी पे प्रसारित कर दिया या उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अंतरित कर दिया जाता है, तो जिस जिस के मोबाइल में भी वो पहुंचा है, हर एक स्टोरेज रिकॉर्डिंग वहां पर क्या होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। ठीक, उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ये कह रहा है कि जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को किसी कंप्यूटर प्रोसेस से, कंप्यूटर रिसोर्सेज में एक से अधिक स्टोरेज मतलब कई जगह उसको जो है कंप्यूटर में सेव कर दिया गया है अलग अलग जगह पर, ठीक है, तो जिस जिस जगह पर कंप्यूटर में उनको स्टोर किया गया है अलग अलग फाइल बना करके, है ना, तो ऐसा प्रत्येक स्वचालित जो भंडारण है यानी जो ऑटोमेटेड स्टोरेज है, जिसके अंतर्गत में ऑटोमेटेड स्टोरेज में जिसके अंतर्गत में वो टेम्पररी फाइल के रूप में भी आता है, तो वहां पर वो प्राइमरी एविडेंस है। यहां से ये प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, अस्थायी फाइलें, है ना, तो यहाँ पर याद रखना है टेम्पररी फाइल्स भी यहाँ पर
क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस मानी जाती हैं। ठीक, यहां पर एक इलस्ट्रेशन यहां पर दे दिया है, और ये इलस्ट्रेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से संबंधित है। ये कह रहा है कि ये दर्शाया जाता है कि एक ही समय पर एक ही ओरिजिनल से मुद्रित यानी प्रिंटेड अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हुए हैं, पोजेशन में है। अब एक ही मूल से वो प्रिंटेड है, जैसे होगा ना कि कई सारी बुकलेट थी, क्वेश्चन बुकलेट, और वो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो वहां पर कोई भी बुकलेट वो जो है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन प्ले कार्ड में से किसी भी यानी कोई भी एक अन्य किसी की भी अंतर्वस्तु का प्राइमरी एविडेंस है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की यानी ओरिजिनल की कंटेंट्स का वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका 57 जो सेक्शन है उसमें प्राइमरी एविडेंस वो खत्म होता है। अब बात आती है सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी एविडेंस दरअसल में क्या होता है, जब प्राइमरी एविडेंस पेश नहीं किया जाता है या नहीं होता है, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में होता है, उसकी कंडीशन होती है, वो तभी पेश किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू कम है प्राइमरी एविडेंस की अपेक्षा, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में ही उसको पेश किया जाता है, एब्सेंस में। तो सेकेंडरी एविडेंस में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं यहां पर, पहला है इसमें ये कह रहा है कि इसके बाद में जो नीचे दिए जो प्रोविजन है उनके अधीन जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं यहां पर, वो यानी जो आपकी सेक्शन आप पढ़ेंगे इसमें बीएसए में सेक्शन 75, 76, 75 और 76 सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां वो बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज की, और वो जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं। ठीक है, तो वहां पर वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाती हैं। और 75 और 76 यही सेक्शन आपके 75 और 77, ठीक है, 77 और 75 ये सेक्शन आपकी 75 और 77 में मतलब 76 और 77 ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन थी जो कोरिलेटेड है इससे। ठीक है ना, एक एक सेक्शन इसमें आगे है, बस इंडियन एविडेंस एक्ट की 77 यहाँ पे 76 है और 76 यहाँ पे 75 है। ठीक, जो सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बात करती है। अब उसके बाद में तो सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो सेकेंडरी एविडेंस हो गई। दूसरा यहां पर है ओरिजिनल से मैकेनिकल प्रोसेस यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी शुद्धता को बताती हैं। तो जो मैकेनिकल प्रोसेस है उससे मैकेनिकल प्रोसेस से जो बनाई जाती है और ओरिजिनल से बनाई जाती है। ठीक है, और वो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो अपने आप में ही उसकी एक्यूरेसी जो है वो सुनिश्चित करती है। तो उस मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई कोई भी कॉपी है और उन कॉपी से कंपैरिजन जो किया गया है जिस कॉपी का, वो भी क्या मानी जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस होगी। ठीक है ना, तो यहां पर आपका हो गया जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई कॉपी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कोर्ट के निर्णय की जजमेंट की कॉपी होती है। ठीक है ना, जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी आप निकलवाते हो वहां से रजिस्ट्री ऑफिस से, तो यहां पर वो क्या हो जाता है, वो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं। और जो फोटोस्टेट या टाइप की गई कॉपी होती हैं वो क्या होती हैं, वो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई या तुलना की गई कॉपी होती हैं। ठीक, जेरोक्स वगैरह हो गई, प्रिंटेड कॉपी हो गई। तीसरा इसमें है जो ओरिजिनल कॉपी से बनाई गई या तुलना की गई कॉपी। ये तो मैकेनिकल प्रोसेस वाली है जो तुलना की गई और बनाई गई है, और ये ओरिजिनल से बनाई गई है अलग से। ठीक है ना,
तो मूल से बनाई गई या तुलना की गई कॉपी, ठीक। या हाथ से कोई लिख के बना देता है ना, वो कॉपी हाथ से लिखी हुई नकल होती है किसी की, जिसे मूल से जो ओरिजिनल कॉपी से मिला करके बनाया जाता है, यानी कहते हैं ना उतारना है ऊपर से जो है, तो ऐसे। तो तीसरा ये हो गया। उसके बाद में फोर्थ यहां पर है, उन पक्षकारों के अगेंस्ट में जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया। निष्पादित नहीं किया है का मतलब जिन्होंने उस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, या मुद्रा यानी जो सील होती है, मोहर, वो नहीं लगाई है, थंब इंप्रेशन वगैरह वो नहीं लगाए, तो वहां पर दस्तावेजों के जो काउंटर पार्ट हैं उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें उन पर साइन नहीं किए हैं, तो वहां पर वो सेकेंडरी एविडेंस उनके खिलाफ में माने जाएंगे, ठीक। उसके बाद में यहां पर है, किसी दस्तावेज की यानी कोई डॉक्यूमेंट है उसकी कंटेंट का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है और वो इसका मौखिक बयान यहां पर देता है, ठीक है। तो यहां पर वो अपना ओरल अकाउंट्स बताता है, मौखिक वृतांत, मौखिक विवरण जो वो देता है उस डॉक्यूमेंट की कंटेंट का। तो यहां पर वो क्या कहलाएगा, यहां पर सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। तो जब यहाँ पे ओरल अकाउंट्स बता रहा है, मौखिक वृतांत बता रहा है, तो मौखिक जो स्वीकृतियां होती हैं वो भी क्या होंगी, यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस होंगी, ठीक है। अब यहां से ये प्रोविजन क्या है, ये नए जोड़े गए हैं यहां से, 6th, 7th और 8th, ये तीनों ही यहां पर क्या है, नए जोड़े गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जो रिटन एडमिशन जो होती हैं, लिखित स्वीकृतियां, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। किसी ऐसे व्यक्ति का एविडेंस जिसने किसी डॉक्यूमेंट की जांच की है और जिसके ओरिजिनल में अनेक अकाउंट्स या अन्य दस्तावेज हैं जिनकी सुविधाजनक रूप से न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल हैं, तो उस व्यक्ति का एविडेंस, यहां पर ये बात कर रहा है एक तरह से एक्सपर्ट जो व्यक्ति होता है, स्किल से जो है, स्किल्ड पर्सन जो है, वो उस व्यक्ति का जो एविडेंस है और वो स्किल्ड पर्सन उस डॉक्यूमेंट की जांच करता है, ठीक है, जिसके ओरिजिनल में अनेक लेखे अन्य दस्तावेज लिखे गए हैं और उन डॉक्यूमेंट की सुविधाजनक तरीके से कोर्ट में जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में ऐसे व्यक्ति क्या हैं, स्किल्ड हैं, तो वो उन व्यक्तियों का एविडेंस यहां पर सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो ये चीज है यहां पर जो सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है इलस्ट्रेशन भी है, जैसे किसी फोटोग्राफ है ओरिजिनल कॉपी का, यहां पर दे रखा है कि फोटोग्राफ यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो, तब भी यदि ये साबित कर दिया जाता है कि फोटोकॉपी जो है वो वस्तु मूल थी, तो उस मूल की यानी ओरिजिनल की कंटेंट का वो सेकंड एविडेंस है। कौन, ओरिजिनल का जो फोटो चित्र है, फोटोग्राफ है, ठीक है। कंपैरिजन ना की गई हो, लेकिन अगर आपने ये साबित कर दिया है कि जो फोटोकॉपी है, जो फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ वस्तु जो है वो मूल थी, ओरिजिनल थी और इस मूल का ही ये फोटोग्राफ है, बस ये साबित कर दो, भले ही उसकी तुलना ना की गई हो, ठीक है, तब भी वो सेकंड एविडेंस होगा। ऐसे ही कोई लेटर है, उस किसी पत्र की कॉपी है, एक कॉपी जो कंपेयर की गई है, तुलना की गई है उस कॉपी ऑफ ए लेटर से, ठीक है ना, जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से, कॉपी से कर ली गई है। कौन सी कॉपी से, जो कॉपी यंत्र द्वारा, है ना, मशीन यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस लेटर की कंटेंट का वो सेकंड एविडेंस है। कब है, जब ये दर्शित कर दिया जाता है, ये दिखा दिया जाता है कि जो कॉपी है वो मशीन के द्वारा तैयार की गई जो कॉपी है, ओरिजिनल है, उससे बनाई गई है, यानी जो यंत्र द्वारा जो बनाई गई कॉपी है वो ओरिजिनल से बनाई गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। उसके बाद में ऐसे ही तीसरा वाला है, यहां पर नकल करके है, तो अलग अलग तरीके से बताया गया है।
यहाँ पर नकल करके तैयार है, यहाँ मशीन यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वाला जो एग्जाम्पल है वो है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो उसका जो फोटोकॉपी है उसकी बात की गई है। तो ये अलग अलग इलस्ट्रेशन है, तो आपको ये पढ़ लेने हैं, कोई वो नहीं है। न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटो चित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। देखो ओरिजिनल का जो मौखिक वृत्तांत था, जो ओरल इसमें वो बताया गया है, ओरल अकाउंट्स मौखिक वृत्तांत, यहां पर इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है वो किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे देखा है, जब देखा है तब उसके द्वारा जो मौखिक वृत्तांत दिया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट का वर्ड यहाँ पर जो है ये मूल डॉक्यूमेंट से बात करता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जिसने देखा है तब वो ओरल अकाउंट्स वगैरह देता है, यहाँ पर विवरण देता है उसके में, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। और ये जो इलस्ट्रेशन यहाँ पर जो बात करता है कि उस ओरिजिनल से अगर कोई तुलना की गई कॉपी है और उस तुलना की गई कॉपी का वो क्या बता रहा है, ओरल वृत्तांत, ओरल अकाउंट्स दे रहा है, तब वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद में यहां पर अब बात है 59 सेक्शन की। 59 सेक्शन जो है वो बात करता है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना। यानी दस्तावेज जो कि यहां पर इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है सेक्शन 60, ठीक है ना। यानी सेक्शन 60 में जो कंडीशन दी हुई है उनके सिवाय दस्तावेज प्राइमरी एविडेंस के द्वारा साबित करना होगा। तो हम जो 57 जो सेक्शन पढ़ रहे थे, बल्कि 56 जो सेक्शन पढ़ रहे थे, वहां पर आप देखेंगे कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। यानी वहां पर था मे बी, है ना, मे बी प्रूव्ड, और यहां पर क्या है, साबित करना होगा, है ना, यहां शैल बी प्रूव्ड है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कुछ, जिनमें डॉक्यूमेंट के संबंध में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये सेक्शन 65 से रिलेटेड है और जो 59 है वो 64 से रिलेटेड है, ठीक है। ये है 64 से रिलेटेड और 60 जो है वो है 65 से रिलेटेड, ठीक है। ये बात करता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, अब यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है। तो किसी डॉक्यूमेंट के अस्तित्व मतलब उसके एग्जिस्टेंस, उसकी दशा यानी उसकी कंडीशन और उसकी कंटेंट यानी अंतर्वस्तु का सेकेंडरी एविडेंस निम्नलिखित अवस्थाओं में यानी फॉलोइंग केसेस में ही दिया जा सकता है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के, उसकी कंडीशन और उसके कंटेंट, 3 वर्ड हैं, ठीक है। इसको CEC बोल सकते हो आप, कंटेंट्स, एग्जिस्टेंस और कंडीशन, 3 का सेकेंडरी एविडेंस नीचे दी हुई कंडीशंस में, केसेस में दिया जा सकता है। पहली जो केस है इसमें, पहला जो कंडीशन है वो क्या है, वो बात करता है कि जब ये दर्शा दिया जाता है या कोर्ट को खुद ये लगता है, प्रतीत होता है का मतलब कोर्ट को ये लगता है देखने से कि जो ओरिजिनल है वो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या उसकी शक्ति के अधीन है, ठीक है ना, पावर में है या उसके पोजीशन में है। कैसे व्यक्ति के, तो इसमें 3 कंडीशन है। कैसे व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के जिसके अगेंस्ट में उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है। इप्सित है मतलब
सॉर्ट किया गया है, मांगा गया है, चाहा गया है। ठीक है, तो जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना चाहा गया है ना, उससे कहा गया है कि उस डॉक्यूमेंट को पेश करो और वो उसके कब्जे में है या उसकी शक्ति के अधीन है। दूसरा है कि जो कोर्ट की प्रोसेस आदेशिका, आदेशिका मतलब समन हो या वारंट हो, उस आदेशिका की पहुंच से बाहर है या फिर वो ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है। ठीक है ना तो वो आउट ऑफ रीच है और नॉट सब्जेक्ट टू है, अधीन नहीं है ऐसी आदेशिका के। ठीक, यानी वो समन या वारंट उस पर हो नहीं पाया, अधीन नहीं है का मतलब हो नहीं पाया, है ना, या आदेशिका की पहुंच से बाहर है यानी वो पालन नहीं कर रहा है। और तीसरा इसमें ये कंडीशन है कि जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध भी है ना। तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन है, अथवा लगा हुआ है इसमें, तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर है जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, ठीक है, और जबकि ऐसा व्यक्ति, यानी जो हम पढ़ रहे हैं कि ओरिजिनल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को पेश करना, ये कहा गया कि भाई तुम उस दस्तावेज को पेश करो, या फिर ऐसा व्यक्ति उस कोर्ट की प्रोसेस से जो बाहर है, समन वारंट का पालन नहीं हो सकता उसके खिलाफ में, है ना, या फिर जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है लेकिन वो आ नहीं रहा है। और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 64 में जो दी हुई है सूचना, तो जो सेक्शन 64 है वो इससे सेक्शन 60 से कोरिलेट है, क्योंकि सेक्शन 64 में जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट होता है उस व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए सूचना दी जाती है पक्षकार के द्वारा। ठीक है, तो अब 64 में जब उसको सूचना दे दी जाती है तो यहां पर यही बात कह रहा है कि जब ऐसे व्यक्ति को 64 में सूचना दे दी जाती है और उसके बाद में भी वो उसको पेश नहीं करता है, तब आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट का पेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट, और ए वाले पॉइंट में यहां पर ये जो पॉइंट है यहां इतना, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको कौन कौन से हो गए, एक तो सेक्शन 60 हो गया इसका, है ना, कि सेकेंडरी एविडेंस, ये सेक्शन 60 हम पढ़ ही रहे हैं। एक हो गया सूचना देने का जो नियम है 64 में, है ना, वो हो गया 64 हो गया। फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे 91 कि जब वो सूचना का पालन नहीं करता है तब क्या होगा, है ना, तो वहां पर हम 91 में जो है ये चीज पढ़ेंगे कि जब पेश ना किए गए दस्तावेज का वो उचित तरीका से निष्पादन करने के बाद में भी वो क्या करेंगे, प्रिजम्पशन, यहां पर क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा प्रिजम्पशन कर ली जाएगी, है ना, कि उसको सूचना दी गई थी और सूचना के बाद में भी उसको पेश नहीं किया गया, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन करेगा। और ये प्रिजम्पशन कैसी होगी, ये शैल प्रिज्यूम होगी। ठीक है ना, शैल प्रिज्यूम जो है वो प्रिजम्पशन होगी। ठीक, और उसके बाद में इसी से रिलेटेड फिर एक और सेक्शन है जो आपको पढ़नी है इसी से रिलेटेड, वो है सेक्शन 164। ठीक, तो सेक्शन 164 आपको क्या बताती है, 164 नहीं 167 यहां पर यह कहता है कि सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है वो व्यक्ति, तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा फिर। ठीक है ना, मतलब सूचना दे दी है, सूचना देने के बाद में भी उसने दस्तावेज पेश नहीं किया, अब उसको बाद में फिर वो या तो उसको दूसरे पार्टी की जो परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा, तभी उसको पेश कर सकता है, वरना उसको एविडेंस के रूप में फिर उसको बाद में पेश नहीं कर सकता। ये सेक्शन 167 बताती है। तो ये जो 4 सेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो सेकेंडरी एविडेंस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें
पहला वाला पॉइंट इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा जो इसमें सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड है वो है जबकि जो मूल है, ओरिजिनल है, उसके अस्तित्व यानी उसके एग्जिस्टेंस, सीईसी हो गया, ये तीनों ही बात हो गई। तो ओरिजिनल की सीईसी को उस व्यक्ति के द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या फिर उसके हित प्रतिनिधि, हित प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो होते हैं, उनके द्वारा लिखित रूप में उसको स्वीकार किया जाना साबित कर दिया गया है ओरिजिनल को। तो जब ये कहेगा कोई व्यक्ति जी ओरिजिनल कॉपी, तो उन्होंने जो है उस व्यक्ति ने या फिर उनके हित प्रतिनिधि ने मान लिया है कि हाँ ये बात जो है वो सही है, ठीक है ना। तो अब इसकी कॉपी को जो है क्या किया जाएगा, उसकी कॉपी आप जो है दूसरी साबित कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर वो सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकता है। तीसरा है जब जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल है एविडेंस, वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है ना, डिस्ट्रॉयड हो गया है, खो गया है, मतलब लॉस्ट हो गया है, या फिर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसके संबंध में एविडेंस देने वाला, प्रस्तावना करने वाला मतलब एविडेंस देने वाला जो पक्षकार है, पार्टी है, उसका खुद का ही डिफॉल्ट हो गया है, खुद की ही गलती है या खुद की ही उसकी उपेक्षा है, नेग्लिजेंस है, उससे अनुद्भूत है ना, नॉट एराइजिंग, नॉट एराइजिंग मतलब उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, जो उसकी कंटेंट के एविडेंस को देने वाला है पार्टी, उसकी अपनी खुद की ना तो गलती होनी चाहिए ना ही उसकी नेग्लिजेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। और किसी अन्य डिफॉल्ट या अन्य नेग्लिजेंस के कारण से उसे युक्त समय में वो पार्टी पेश नहीं कर पाई है, किसको, ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल की कितनी कंडीशन हो गई, या तो नष्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या खो गया है, या तीसरा यह है कि किसी अन्य पार्टी की डिफॉल्ट से, अन्य पार्टी नहीं मतलब अन्य व्यक्ति के डिफॉल्ट से या उसके नेग्लिजेंस से क्या उसे युक्त समय में पेश नहीं कर पाया है। भाई किसी ने डराया धमकाया है, किसी ने उसको फाड़ दिया है, या कोई दे ही नहीं रहा है, ठीक है ना, किसी अन्य व्यक्ति के पास में है, वो अन्य व्यक्ति कहीं चला गया, असमर्थ हो जाता है वो, है ना, तो उन किसी और व्यक्ति के डिफॉल्ट या नेग्लिजेंस के कारण वो उसको एक रीजनेबल टाइम में पेश नहीं कर पाता है, तब सेकंड एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जब ओरिजिनल इस नेचर का है कि उसको आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, है ना। तो अब मान के चलो क्रिमिनल मैटर, गोली पेड़ में जाके लगी, अब पेड़ को थोड़ी ले जाया जा सकता है, पत्थर में जाके लगी, दरवाजे पे लगी, है ना, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट है, इनको आसान ट्रांसफर तो किया नहीं जा सकता, तो इनके संबंध में इनकी फोटो वोटो खींच के, है ना, वहां की लोकेशन की और उनकी, तो वहां पे उनको सेकंड एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है जबकि जो ओरिजिनल है वो सेक्शन 74 के अंतर्गत में क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो 74 तो बीएसए में भी 74 है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 वाला उसमें भी 74 ही है। तो ओरिजिनल क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, डायरेक्ट पेश नहीं किए जाते, उनकी फोटोकॉपी ही पेश की जाती है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि जब ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज का एविडेंस में दिया जाना मना कर दिया गया है ना, या तो इस बीएसए के द्वारा या फिर किसी भारत में कोई भी लागू कोई अन्य लॉ है उसके द्वारा मना नहीं किया गया, बल्कि उसको परमिट किया गया है, ये कहेंगे परमिटेड किया गया है। ओरिजिनल इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज का एविडेंस में दिया जाना या तो बीएसए के द्वारा जो हमने अभी पढ़े थे, है ना, 76 77, या भारत में लागू किसी अन्य विधि के द्वारा परमिट है सेकंड एविडेंस उसका, सर्टिफाइड कॉपीज। तो सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है, सेकंड एविडेंस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है जबकि ओरिजिनल ऐसे अनेक अकाउंट से, न्यूमेरस अकाउंट्स मतलब अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से या अदर डॉक्यूमेंट से इस प्रकार से गठित मतलब बना हुआ है जिनकी कोर्ट में सुविधा पूर्वक उसकी
एग्जामिन उसको नहीं किया जा सकता, उसकी देख रेख उसको नहीं की जा सकती, उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, है ना, उसकी जांच नहीं की जा सकती। और वह फैक्ट जिसे साबित किया जाना है वो संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। यानी जिसको साबित किया जाना है वो जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, उस संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। यानी मान के चलो अगर कोई 800 या 1000 पन्ने की कॉपी है, ग्रंथ है ना, उसको ले जाना है, तो वहां पर उसको कैसे जो है ले जाया जाएगा, तो वहां पर उसकी एग्जाम तो किया नहीं जा सकता, है ना। माने जैसे ये राम मंदिर वाले इनमें थे, इनमें एविडेंस इस तरह के पेश किए गए थे, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी कॉपी, तो उनकी कोई ना कोई उस पेज को या उसके उसको साबित करने के लिए उसको एविडेंस को, फोटोकॉपी को वहां पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी तो इसमें इतना ही है। अब इसमें ये बताया गया है कि ऊपर जो ए से लेकर के जी पॉइंट तक जो इसमें पॉइंट दे रखे थे, उनमें से कौन कौन से एविडेंस को आप वहां से उसके संबंध में मतलब क्या दे सकते हो, वहां पे उसकी रिटन एडमिसिबल दे दोगे, भाई ओरल एविडेंस है या रिटन एडमिसिबल है, ओरल अकाउंट्स वगैरह थे, तो उनके संबंध में आप क्या दे दोगे, जो उस लिखित को जो है, या सर्टिफाइड कॉपीज है तो सर्टिफाइड कॉपीज दे दोगे। तो इसमें यही बात कही गई है और कुछ नहीं कही गई है। ठीक है, तो ये आपको मेंस में लिखना भी नहीं है, यहाँ पर बस आपको देख लेना है, बाकी इसमें कोई खास नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये नई जोड़ी गई है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में कि इस एक्ट की कोई भी बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इनकार नहीं करेगी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है और ऐसे रिकॉर्ड का सेक्शन 63 के अधीन रहते हुए वही विधिक प्रभाव, वही विधि मान्यता और वही परिवर्तनशीलता होगी जो किसी अन्य रिकॉर्ड की होती है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के संबंध में दो बातें कह रहा है। पहला ये बात कह रहा है उसकी एडमिसिबिलिटी से, तो ये बात ये जो कह रहा है इनकार नहीं करेगी। इस सारे का मतलब ये है कि अब इस एक्ट के अधीन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस को भी ग्राह्य माना जाएगा, यानी उसको ग्राह्य माना जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को सेक्शन 63 के अधीन रहते हुए, जैसे 63 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं, उसकी एडमिसिबिलिटी को बताया गया है। तो जिस तरह का प्रभाव, विधिक प्रभाव उसका, यानी लीगल इफेक्ट या उसकी वैलिडिटी या उसकी एनफोर्सेबिलिटी, है ना, जिस तरीके से अन्य डॉक्यूमेंट की होती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की होगी। ठीक, तो सिंपल है, इसमें डेफिनेशन नहीं दी गई है बल्कि उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में बात की गई है और उसके लीगल इफेक्ट के, उसकी वैलिडिटी की और उसकी एनफोर्सेबिलिटी की बात की गई है, बस सेक्शन 61 में। ठीक है, तो यहां जो सेक्शन 61 है यहां आप पढ़ रहे हैं उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, और जो बीएसए है उसमें इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है ना, यहां पर बस उसको जो आप एविडेंस की जो डेफिनेशन पढ़ते हो सेक्शन 21E में, वहां जो एविडेंस की डेफिनेशन आप पढ़ते हो उसी में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल कर दिया गया है। बाकी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड होते कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जो बात करता है इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में 62 सिंपल कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित जो भी एविडेंस है उसके बारे में विशेष प्रोविजन है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु यानी उसके कंटेंट को सेक्शन 64 के उपबंधों के अनुसार उसको साबित किया जा सकता है, जैसा सेक्शन 64 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को सेक्शन 64 के उपबंधों के, 64 नहीं है यहाँ पर,
63 है, ये देखिए इंग्लिश में 63 लिखा है, 63 के अनुसार, ठीक है, साबित किया जा सकता है। तो ये चीज है। सेक्शन 62 आपकी 65 बी से रिलेटेड है और 61 आपकी 62 है आपकी 65 ए से, उल्टा उल्टा पट, 62 हो गई आपकी 65 ए से, और 63 जो यहां पर थी सेक्शन 63 वो है 65 बी से रिलेटेड, ठीक है, और 61 हो गई आपकी जो नई जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसको हम 63 जो सेक्शन है उसको हम कल पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि थोड़ी डिटेल में है। देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की एडमिसिबिलिटी जो है वो किस सेक्शन में दी हुई है। एक क्वेश्चन प्री का यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और ऐसे ही मेंस का जो क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं बनता है, मतलब बनता है लेकिन वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, इसमें एक नई शेड्यूल है, इसकी वजह से बीएसए में नई शेड्यूल भी जो है जोड़ी गई है। फोर्थ क्लोज का जो सी पॉइंट है अब वो पढ़ेंगे, तो वहां पर दिया हुआ है ना, फोर्थ पॉइंट का सी वाला पॉइंट, थर्ड हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया। ये जो फोर्थ पॉइंट है यहां पर इसका जो सी वाला पॉइंट है, यहां पर इसमें यहां पर ये जो है दिया हुआ है अनुसूची में विनिर्दिष्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नई शेड्यूल यहाँ पर ये इंसर्टेड की गई है बीएसए में, पहले नहीं थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसको याद रखना है, 63 का 4 पॉइंट का सी वाला पॉइंट है, तो ये उसमें आ सकता है कि जो शेड्यूल अंतर स्थापित की गई वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और सिंपली एक तरीका यह है कि जब भी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो साबित किया जाता है तो वहां पर एक सर्टिफिकेट देना होता है अथॉरिटी के द्वारा, वो बताता है कि साइन वाइन करने के बाद में कि हाँ ये कॉपी अब जो है सही तरीके से मिलान की गई है, मैच की गई है और इसका इवेल्युएशन सही तरीके से किया गया है, उसके बाद ही उसको पेश किया जाता है। तो इसमें ये सिंपली ये है और कुछ नहीं है। 64 हमने अभी पढ़ाई था, पेश करने की सूचना के बारे में जो नियम है जो आपका 66 से रिलेटेड है इंडियन एविडेंस एक्ट से, ठीक है। बाकी इसको वैसे यहां से कल ही पढ़ लेंगे, 63 से ही पढ़ लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।